हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, होते क्या है अधीनस्थ न्यायालय, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो अधीनस्थ न्यायालय कैसे होते हैं, क्या उनका संवैधानिक प्रावधान होता है, तो एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है कि भारत की जो एकीकृत न्यायपालिका है, तो उस न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो पूरे भारत में हमारे पास एक ही है, जिसको कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय, जिन्हें हम हाई कोर्ट्स कहते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक हाई कोर्ट्स होता है। हालांकि 7वें संविधान संशोधन से हमने कहा था कि भाई एक या एक से अधिक राज्य का जो एक न्यायालय भी हो सकता है। अब जो है हमारे पास संख्या 25 हो गई है, ठीक है। जिला एवं इसी के नीचे आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, जो प्रत्येक जिले में एक होता है। इसी के नीचे आते हैं हमारे पास मुंसिफ न्यायालय, ये भी प्रत्येक जिले में एक होता है। इसके बाद आते हैं न्याय पंचायत, ये ग्राम स्तर पर होती है और कुछ कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया है। अब जो जिला एवं सत्र न्यायालय है और मुंसिफ न्यायालय, ये दोनों के दोनों जब मिल जाते हैं तो किसके अंतर्गत काम करते हैं, इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये अधीनस्थ न्यायालय है, क्या इसमें संवैधानिक उपबंध है, क्या क्या रखा गया है, तो हमारे पास राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट, अगर हम किसी स्टेट की बात करें तो स्टेट में न्यायपालिका के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा होता है, उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट्स कहते हैं। बाकी उसके अंडर सारे के सारे उसी अधीनस्थ न्यायालय उसी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह भी है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अधीनस्थ या निम्न जो न्यायालय भी इन्हें कहा जाता है। ये उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। संवैधानिक उपबंध की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 6 अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन, कार्यपालिका से एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि भाई जो जिला न्यायालय होते हैं तो उनको बनाने का काम कौन करती है, राज्य सरकार करती है, न्यायालय बनाने का काम। लेकिन उसमें जो न्यायाधीश आते हैं, जो स्टाफ आता है, वो सारा का सारा कौन करता है, हमारे पास राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो न्यायाधीश होते हैं या जो जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, ये सारे के सारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। यानी सीधे तौर पर यह कहा गया आर्टिकल 233 में कि भाई जो जिला न्यायाधीश होगा, यानी जो जहां भी उसकी नियुक्ति हो रही है, तो भाई नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल को जिस संबंधित राज्य में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है या जिस डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है, तो संबंधित उच्च न्यायालय के से क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाता है, और तब परामर्श लेने के बाद राज्यपाल उसकी नियुक्ति कर देता है। अब कौन सा वो व्यक्ति होगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिला न्यायाधीश बनने के लिए, तो वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। ये 3 चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और जब ये 3 चीज़ें पूरी होती हैं तो राज्यपाल हाईकोर्ट से सलाह मशवरा करता है, परामर्श लेता है, और उसके बाद राज्यपाल जिला न्यायाधीश की क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। अगर हम बात करें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाता है। अगर हम अन्य न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो भाई राज्यपाल करेगा, राज्यपाल ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, लेकिन वो जिला न्यायाधीश से भिन्न किसी व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन ये रखी गई हैं कि भाई जो व्यक्ति है, राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है हमारे पास, एक तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, और दूसरा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल उसकी क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। अगर अधीनस्थ जो न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करें तो जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना, उसकी पदोन्नति, अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के
उच्च न्यायालय का होता है। यानी जितने भी जिला न्यायालय हैं, जो अन्य न्यायालय हैं, जो न्यायिक सेवा से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनकी पदस्थापना है, उनकी पदोन्नति है, उन प्रमोशन है, या अन्य कोई ऐसे मामले आते हैं जिन पर नियंत्रण करना, कैसे रखना है, क्या करना है, वो सारा का सारा कौन रेगुलेट करता है? वहाँ के हाईकोर्ट द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अगर हम इनकी थोड़ा सा व्याख्या करें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत, यानी एक तो पूरा क्या हो गया हमारे पास, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो जिला, और उसके अंदर रहने वाला जो जिला न्यायाधीश है सबसे बड़ा, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो उसके अंतर्गत हमारे पास सबसे पहले आता है नगर दीवानी न्यायाधीश, उसी के बाद आते हैं हमारे पास अपर जिला न्यायाधीश, उसके बाद आता है संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र अन्य न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश भी आते हैं। ये सारे के सारे जितने भी पोस्टें हैं, ये सारे के सारे जितने भी न्यायाधीश हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वहां के संबंधित डिस्ट्रिक्ट के जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों में क्या होते हैं? संबंध होते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ न्यायाधीशों के लिए कुछ उपबंधों को लागू होने, यानी जो कुछ न्यायाधीश और होते हैं उनके लिए क्या क्या उपबंध है, तो राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सब कोऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं हमारे पास, उनकी संरचना और उनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, संरचना कैसे होती है, क्या क्या होती है? तो राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है। सामान्य रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं जिन्हें दर्शाया गया है। ठीक है भाई, कोई भी उच्च न्यायालय से नीचे जितने भी हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें 2 तरीके के मामले होते हैं, एक तो दीवानी मामले, दूसरे फौजदारी मामले। ठीक है, एक तो सिविल होते हैं, दूसरा हमारे पास क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, अब जो ये जो सिविल है या क्रिमिनल है किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि भाई राज्य की न्यायपालिका का सबसे जो आधार है, आधार जो बिंदु है वो कौन होता है? वहां का उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य का हाई कोर्ट्स होते हैं। इन्हीं हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं हमारे पास जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिनको हमने कहा है, और इनके भी 2 पक्ष रखे जाते हैं भाई, एक होता है दीवानी पक्ष, दूसरा होता है फौजदारी पक्ष। यानी कि एक तो हमारे पास सिविल होता है, दूसरा हमारे पास क्रिमिनल होता है। ठीक है, अब दीवानी पक्ष के अंतर्गत क्या आता है? अधीनस्थ न्यायाधीश आते हैं, इसके अंतर्गत आती है मुंसिफ अदालतें, दीवानी यानी सिविल मामलों में। अगर हम क्रिमिनल मामलों में देखें तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आता है हमारे पास, सीजीएम जिसे कहा था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, और इसी के नीचे आता है हमारे पास न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? इन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, एक सिविल में, दूसरा क्रिमिनल में। अगर हम बात करें तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो न्यायपालिका के अंतर्गत अगर हम देखें एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जिला न्यायाधीश का होता है, क्योंकि इसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश के पास चाहे सिविल मामले हों, चाहे क्रिमिनल मामले हों, सारे के सारे मामलों के जो चाहे कोई अपीलीय अधिकार है, सारे के सारे उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। 2 तरीके के होते हैं, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। काम भाई एक बंदा या जो वो व्यक्ति है वो क्या हो सकता है? जिला न्यायाधीश भी हो सकता है और सत्र न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भाई? देखो, जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, यानी अगर कभी वो सिविल मामलों पर क्या कर रहा है, कोई सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन जब वो फौजदारी मामलों में सुनवाई करता है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में, या क्रिमिनल कोई मामला है या फौजदारी से संबंधित कोई मामला है, अगर उसमें कोई सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। भाई जिला न्यायाधीश सबसे बड़ा पद है डिस्ट्रिक्ट का न्यायिक पालिका के अंतर्गत, उस पर अपीलीय अधिकार भी हैं, दीवानी भी हैं, फौजदारी भी हैं, साथ साथ उसके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां भी उसके पास होती हैं। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति भी उसके पास होती है। ठीक है, उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, जिला न्यायाधीश को और कौन क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियां उसके पास हैं? तो जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को
उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। यानी कोई अगर मामला आता है तो जिला जो न्यायाधीश है वो कोई अभियुक्त है या अपराधी है, उस अपराधी को उम्र कैद की सजा भी दे सकता है, यहां तक कि उसे मृत्युदंड भी दे सकता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा सब क्लॉज दिया गया है कि अगर मृत्युदंड देता है कोई जिला न्यायाधीश तो उस पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसको क्या कर देता है, उस पर अनुमोदन कर देता है, देख लेता है, समझ लेता है, उसके बाद ही उसे मृत्युदंड दिया जाता है या उस पर अमल किया जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अब जिला न्यायाधीश के पास ये पावर है, लेकिन इसके आप ये कह सकते हैं सपोज कि इसके वर्कलोड को कम करने के लिए या इसके नीचे कौन कौन सी अदालतें हैं, तो भाई दीवानी मामलों में अगर हम सिविल की बात करें तो अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं, और अगर हम फौजदारी मामलों की बात करें, क्रिमिनल की अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तथा 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है, यानी कि इस 7 साल तक के जो कारावास होता है, यानी किसी अभियुक्त को या अपराधी को 7 साल तक के कारावास की सजा दे सकता है। कौन? हमारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। किन मामलों में? फौजदारी मामलों में। तो ये सेगमेंट आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से भी, और अगर हम एक आम व्यक्ति की तरह देखें तो ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है एक आम व्यक्ति के लिए भी, और परीक्षा दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अधीनस्थ न्यायालय। और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित, जैसे 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इस तरीके से 236 में इनकी व्याख्या की गई है। तो 235 अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण है उच्च न्यायालय के द्वारा कैसे किया जाता है। ये सारे के सारे यहाँ पर आर्टिकल्स दे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं या अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।